हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में। तो वही आज का हमारा टॉपिक है, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर देखते हैं। सो एन ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेस। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर वो एंटरप्राइजेस आ जाती हैं जो इन कंडीशंस को फुलफिल करती हैं। फर्स्ट है where the terms of employment are regular and therefore people have a short work। मीन्स ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर क्या होता है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो हैं वो रेगुलर होते हैं। मीन्स जो एम्प्लॉयमेंट है वो रेगुलर है। ऐसा नहीं है कि आज काम है कल काम नहीं है, नहीं, ये जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो रेगुलर होती है, डेली होती है। इसीलिए पीपल हैव अ शॉर्ट वर्क, इसीलिए पीपल्स के पास क्या होता है, अ शॉर्ट वर्क होता है, एक कंफर्मेशन होता है, एक श्योरिटी होती है कि उनके पास काम है। उनको फियर नहीं होता है कि उनके पास आज काम है वो कल क्या करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो रेगुलर होती है, जिसकी वजह से जो पीपल हैं वो अपने वर्क को लेकर अश्योर्ड रहते हैं। दे आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। ये एंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर जितनी भी एंटरप्राइजेस आती हैं वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होती हैं। पॉइंट है, the sector follows the rules and regulations which are given in various laws such as Factories Act, Minimum Wages Act, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट एट्सेट्रा। मीन्स क्योंकि ये जो सेक्टर है वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, इसीलिए ये वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है जो गवर्नमेंट बनाती है, या जो वेरियस लॉज हैं उसके अंडर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे ही रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर जितनी भी एंटरप्राइजेस आ जाती हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है या फिर वो फॉलो करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उनका कुछ फॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं या फॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे हम किसी भी कंपनी में जाते हैं तो हमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, पहले हमारा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक पूरा फॉर्मल प्रोसेस या प्रोसीजर है जिसे हमें फुलफिल करना पड़ता है। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, जहाँ पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होते हैं, जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होती हैं एंटरप्राइजेस, और जो लॉज के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उन सबको फॉलो करती है, और जहाँ पर फॉर्मल प्रोसेस या प्रोसीजर होता है वो एंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के क्या एडवांटेजेस होते हैं वो देखते हैं। सो फर्स्ट एडवांटेज है, वर्कर्स इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वर्कर्स की क्या होती है, एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी होती है। मीन्स उन्हें पता है कि उनके पास जॉब है, इसीलिए वो अपनी जॉब को लेकर सिक्योर हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो सोचते हैं कि हम आज काम कर रहे हैं तो कल क्या काम करेंगे, वो ऐसा नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनके जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो रेगुलर होते हैं। इसीलिए जो वर्कर्स हैं वो इंजॉय करते हैं सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट एडवांटेज है, वर्कर्स वर्क ओनली फॉर फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। जो वर्कर्स होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो सिर्फ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स तक ही काम करते हैं। उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं, 8 घंटा 6 घंटा उनके जो आवर्स हैं वो पहले से ही फिक्स्ड होते हैं। और अगर वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, अगर वो ओवर टाइम करते हैं, उस फिक्स्ड आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है, कंपनसेशन मिलता है, उसके लिए भी सैलरी या पेमेंट मिलता है। नेक्स्ट है, गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम एम्प्लॉयर लाइक पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी एट्सेट्रा।
मीन्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स काम करते हैं उन्हें सैलरी तो मिलती ही है, लेकिन कभी कभी उन्हें एम्प्लॉयर से कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे पेड लीव पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़। अगर हॉलीडेज़ है तो उसमें भी उन्हें पेमेंट मिल जाती है। अगर वो कोई छुट्टी ले रहे हैं तो उसमें भी उनकी जो सैलरी है वो कटती नहीं है, वो भी उन्हें मिलती है। प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी एटसेट्रा, ये सारे बेनिफिट्स जो हैं सैलरी के अलावा ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें मिलते हैं। नेक्स्ट है गेट्स मेडिकल फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होता है, इसीलिए उन्हें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए जो ड्यूटी होती है मैनेजर्स की वो होती है कि वो जो वर्कर्स हैं उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराएं, ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड कराएं और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कराएं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के। और जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ेंगे तो ये सारे एडवांटेज जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के बिल्कुल अपोजिट होता है। An unorganized sector is a sector which is not registered by the government. Unorganized sector वो सेक्टर है जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं होता है। The unorganized sector is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the government. अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर वो यूनिट्स आ जाती हैं जो बहुत स्मॉल होती हैं और बिखरी हुई होती हैं, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर नहीं आती है, गवर्नमेंट इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती है। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलोड। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, लेकिन लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं। जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर काम कर रहे होते हैं वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अगर एग्जाम्पल देखें तो स्ट्रीट वेंडर्स, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन। स्ट्रीट वेंडर्स जो रोड में वेंडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर नहीं होते हैं। उनके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें वो फॉलो नहीं करते हैं। और क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ऐसे तो है नहीं कि एक ही जगह में सब लोग बेचते हैं, नहीं, अलग अलग जगह बेच रहे हैं। तो ये क्या है, स्कार्टेड है, इसीलिए गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर होते हैं। अब जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं वैसे ही कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन के केस में भी होता है। अब मैंने कहा था कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के एडवांटेजेस हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के एडवांटेजेस हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के डिसएडवांटेजेस होंगे। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी होती है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर नहीं होते हैं। एक स्ट्रीट वेंडर है, उसकी आज सेल हुई, उसकी आज कमाई हुई, ऐसा कोई भी उसको श्योरिटी नहीं है कि कल भी उसकी कमाई होगी। एक जो कैजुअल वर्कर है उसे आज काम मिला, ज़रूरी नहीं है कि उसे कल भी काम मिले। या फिर ऐसे ही जो प्लम्बर होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, इनको भी क्या होता है, श्योरिटी नहीं होता है। अगर उनके पास आज काम है तो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास कल भी काम हो, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स हैं वो रेगुलर नहीं है। वहाँ पर क्या होता है कि ओवर टाइम अगर कोई करता है तो उसे पेमेंट मिलता है और वहाँ पर नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स भी फिक्स्ड होते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, और अगर ये लोग ज़्यादा टाइम काम करते भी हैं तो कोई भी ओवर टाइम का प्रोविज़न नहीं होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमने देखा था कि जो वर्कर्स होते हैं उन्हें एम्प्लॉयर से अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पर पेड लीव मिलती है, हॉलीडेज़ के लिए भी सैलरी मिलती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पेड लीव नहीं मिलती है। अगर किसी ने लीव ली तो उनकी जो सैलरी है वो भी कटेगी, ना ही इनको हॉलीडेज़ पे कोई सैलरी मिलती है। वहाँ पे हमने देखा था कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एडवांटेजेस थे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिसएडवांटेजेस हैं। हमने पढ़ा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है
वहाँ पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर नहीं होते हैं, इसीलिए जो वर्कर्स होते हैं उनकी जॉब सिक्योर नहीं होती है, ना ही ये सेक्टर गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड होता है। तो इस सेक्टर के वर्कर्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हम ये देखेंगे, उससे पहले जो दो ग्रुप्स होते हैं जिसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डिवाइडेड है वो पढ़ेंगे। पहला ग्रुप है रूरल एरियाज का। सो इन रूरल एरियाज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंप्राइजेज द लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ। रूरल एरियाज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कौन कौन लोग आ जाते हैं? लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, जिनके पास लैंड नहीं होती है वो लेबर आ जाते हैं, क्योंकि उनकी भी कोई एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनका पास भी कोई एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि जब उनके क्रॉप्स ग्रो होंगी तो वो सेल करेंगे, नहीं होंगी तो वो सेल नहीं कर पाएंगे। शेयर क्रॉपर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर और गोल्ड स्मिथ, क्योंकि इनके पास भी एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी नहीं होती है। इन्हें जिस दिन काम मिलेगा उस दिन ये लोग काम करेंगे, जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन नहीं करेंगे। इसीलिए रूरल एरियाज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर ये लोग आ जाते हैं। In urban areas, unorganized sector comprises workers in small-scale industry, casual workers in construction, trade and transport, street vendors, head load workers, rack pickers, etc. So दूसरा जो ग्रुप है वो अर्बन एरियाज़ का है। सो अर्बन एरियाज़ के अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन लोग आ जाते हैं? जो वर्कर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो, जो कैजुअल वर्कर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन के लिए काम कर रहे हैं वो, और जो लोग ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं वो, क्योंकि इनके पास भी कोई एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी नहीं होती है, ना ही इनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लोड वर्कर्स एंड रैक पिकर्स। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अर्बन एरिया में ये लोग आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कौन से वेज हैं जिससे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट है, गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेजेस रेट एंड वर्किंग आवर्स। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मिनिमम वेजेस रेट फिक्स कर सकती है। मीन्स जिन लोगों के लिए वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको मिनिमम कितनी सैलरी या कितनी वेजेस उन वर्कर्स को देनी है, इसे गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है कि मीन्स इतना जो रुपीज़ है, इतना जो रेट है वेजेस का, वो उनको मिलना ही मिलना चाहिए। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए वर्किंग आवर्स फिक्स कर सकती है। सेकेंड पॉइंट है, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स टू द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। गवर्नमेंट जो है सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल को, मीन्स जो किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, जो खुद का काम चलाते हैं, जो खुद के ओनर है, जैसे शॉपकीपर किसी के अंडर काम नहीं करता है, उसकी अपनी दुकान होती है, वो अपनी दुकान का ओनर होता है। तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को क्या कर सकती हैं? चीप लोन्स प्रोवाइड कर सकती हैं ताकि वो अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर सके। नेक्स्ट है, government can provide cheap and affordable basic services like education, health, food to these workers। जो ये वर्कर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, फूड। ये क्या है? कुछ बेसिक सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा सकती है उन वर्कर्स को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट कैन फ्रेम न्यू लॉज विच कैन प्रोवाइड प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव ड्यू टू सिकनेस एट्सेट्रा। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ऐसे लॉज बना सकती है जिसमें ओवर टाइम के लिए प्रोविज़न हो। मीन्स अगर जो वर्कर है वो ओवर टाइम कर रहा है तो उस टाइम पीरियड के लिए भी उसे वेजेस मिलनी चाहिए, ऐसे गवर्नमेंट प्रोविज़न बना सकती है। गवर्नमेंट पेड लीव का प्रोविज़न बना सकती है, मीन्स की जो लीव है उसमें भी उनको पेमेंट दी जाए, उनकी जो वेजेस है उसे काटा ना जाए। लीव ड्यू टू सिकनेस मीन्स अगर किसी वर्कर की तबीयत खराब है और वो उसके लिए लीव ले रहा है तो उसके लिए भी उसकी सैलरी ना काटी जाए, इसके लिए भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? प्रोविज़न बना सकती है। सो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इसमें हमने दो सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था या ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।